This is my student support system. Keep watching, keep learning. आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर, ठीक है ना। तो ये अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रोसेस होता है डिलीवरी के दौरान, ठीक है ना। उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। फिजियोलॉजी ऑफ लेबर इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, इवेंट्स होती है एक के बाद एक, तो उसको कहते हैं एक सीरीज है इवेंट्स की, विच टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द वुमन। जो महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, उसके जो जन्नांग है, जेनाइटल ऑर्गन्स है, उनमें वो इवेंट्स होती हैं। क्या होता है उसके अंदर, इन एन एफर्ट टू एक्सपल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऑन टू आउटर वर्ल्ड। कि जो वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब जो जीवित है गर्भ में भ्रूण, उसको आउटर वर्ल्ड में निकालने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया के दौरान जो ये जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो फिजियोलॉजी ऑफ लेबर कहलाती हैं। इट इंक्लूड्स इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इवेंट्स इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड इवेंट्स इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो पूरे इवेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इजीली हमारे पास समझ आ जाए चीज़ें। कि पहले तो वो इवेंट्स देखेंगे जो फर्स्ट स्टेज में होती हैं लेबर के, फिर वो देखेंगे जो सेकंड स्टेज में होती हैं, और फिर वो देखेंगे जो थर्ड स्टेज में होती हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि इवेंट्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिजियोलॉजिकल इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है, ये आगे भी चलता है, बट शुरुआत इसकी फर्स्ट स्टेज में हो जाती है। देयर आर वाइड वेरिएशंस इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस विच हैव फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यहाँ हम ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ट्रू पेन होता है, लेबर पेन, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है, ड्यूरेशन अलग अलग होता है, और इंटेंसिटी अलग अलग होती है। इन तीनों टर्म्स के बारे में आप लोगों को पता है, ये क्लियर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, हाँ फ्रीक्वेंसी मतलब 1 मिनट में कितनी बार हुई, वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ड्यूरेशन कि जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो कितने सेकंड तक रहा, वो ड्यूरेशन है। और इंटेंसिटी मतलब कितना तेज हुआ, वो इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें इसमें पैटर्न में शामिल होती हैं। देयर इज गुड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन वेव फ्रॉम बोथ द हॉल ऑफ द यूट्रस एंड ऑल्सो बिटवीन अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्मिटी चलती है, ठीक है ना। कैसे चलती है कि चाहे वो लेफ्ट हाफ हो या राइट हाफ हो, यूट्रस का सेम तरीके से पैटर्न से वो कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, और अपर जो सेगमेंट है यूट्रस का और जो लोअर सेगमेंट है उसमें भी साइमल्टेनियसली चलेंगे। ऊपर वाले में अपने लेफ्ट राइट के अलग होंगे, और नीचे वाले की जो एक्टिविटी होंगी वो अलग होंगी, ठीक है ना। मेनली जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो अपर वाले के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि देयर इज ए फंडल डोमिनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट डिमिनिश ग्रेजुअली इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले वो फंडल डोमिनेंस होता है। फंडल डोमिनेंस मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होगी वो फंडस में होगी, और वहाँ पर ही वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम नीचे देखेंगे वो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वैसे वैसे उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ऊपर से ज़्यादा प्रेशर आता है, साइड से थोड़ा कम आता है, ठीक है ना। ये इसका पैटर्न होता है। थ्रू मिड जोन डाउन टू द लोअर सेगमेंट इट टेक अबाउट 10 to 20 सेकेंड। और मिड जोन से लेके, यानी जहाँ पर फंडस से जो पूरा यूट्रस का है उसका मिड पार्ट जो होगा, वहाँ से लेके लोअर सेगमेंट तक आने में उसको 10 से 20 सेकेंड का वो टाइम लेता है, जब वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, ठीक है ना। टोटल ड्यूरेशन होगा। द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्लो ए रेगुलर पैटर्न। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन का वेव है ये रेगुलर होता है, ठीक है ना। आइडियली वो रेगुलर होना चाहिए कि जैसे मान लो पहले 10-10 सेकेंड का आया और 10 मिनट के बाद आया, तो ये लगभग इतना ही रहेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे सेकेंड इंक्रीज होंगी कि कितने सेकेंड का रहा,
और बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होता शुरू, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है वो चलता है, रेगुलर सिस्टम चलता है कॉन्ट्रैक्शन। द अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली एंड लॉन्गर टाइम देन द लोअर, ठीक है ना। यूट्रस के दो सेगमेंट होते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, सर्जरी करते हैं LSCS, लोअर सेगमेंट यूट्रस सेक्शन, तो लोअर सेगमेंट में ही कट लगता है, ऊपर में नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तेज़ होते हैं और लोअर में थोड़े से कम होते हैं, ठीक है ना। लोअर तो एक्चुअली जब आप बाद में देखेंगे लेबर में कि वो तो धीरे धीरे थोड़ा सा फैलता जाता है, जबकि वो नीचे आता जाता है ना। तो पावर और जो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है वो अपर सेगमेंट में ज़्यादा होती है। अब इंट्रा जो एमनियोटिक प्रेशर है वो भी राइज होता है कि जब प्रेशर मसल्स का प्रेशर बढ़ेगा यूट्रस का, तो उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 20 mmHg हो जाता है ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो 20 mm होता है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो ये जो एमनियोटिक प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उस दौरान वो हो जाता है 8 mm of Hg, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली कुछ बातें पूछ सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फंडस लास्ट लॉन्गर देन द मिड जोन, ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि फंडस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा टाइम के लिए आता है, लोअर सेगमेंट में या मिड में कम आता है, कम देर के लिए, और पावर भी उसकी कम होती है। अच्छा, फर्स्ट स्टेज, हाँ मिलीमीटर पारा Hg होता है, पारा, जैसे अपन ब्लड प्रेशर लेते हैं वो भी mmHg होता है ना, तो पारे के सापेक्ष में उसको प्रेशर को नापा जाता है ना, कि कितना उसका कॉलम बनता है ना। हाँ फर्स्ट सेकंड तक, हाँ तो ये फर्स्ट वाली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिजियोलॉजी कहें तो भी और इवेंट्स भी कहें तो भी, है ना, कैसा ही क्वेश्चन है। तो अभी ये फर्स्ट स्टेज की चल रही है जो अपन कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन द पेशेंट एक्सपीरियंस पेन विच इज सिचुएटेड मोर ऑन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड देन रेडिएटिंग टू द थाइज। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो पेन आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक पता है लोअर साइड का, है ना, एपिगैस्ट्रिक ऊपर, हाइपोगैस्ट्रिक नीचे, और उसके बाद वो रेडिएट होता थाइज में, कि बाद में वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा पेन थाइज की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का ये पेन होता है। नॉर्मली ये जो पेन आता है वो क्यों आता है, इसके कारण है कि एक तो मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी मसल में यदि हाइपोक्सिया हो जाए तो उसमें पेन होगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीजन ज़्यादा खर्च होती है और सप्लाई तो उतनी है, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पेन होता है। दूसरा, स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिटोनियम ओवर द फंडस, और फंडस के ऊपर जो पेरिटोनियम है उसमें भी खिंचाव होता है, उसके कारण भी पेन होता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग डायलेटेशन, और जब डायलेट होना शुरू होता है तो उस दौरान भी पेन होता है। क्या सर्विक्स डायलेट फर्स्ट स्टेज में शुरू हो जाता है डायलेट होना, है ना, तो उस समय भी क्या होगा, पेन होंगे उसके डायलेट होने के कारण। इसके अलावा जो लिगामेंट्स हैं यूट्रस के, उनकी भी स्ट्रेचिंग होती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तब भी पेन होता है। और इसके अलावा जो आसपास की नर्व गैंग्लियन है उनका कंप्रेशन होता है, उसके कारण पेन होता है। तो मेन चीज़ तो कॉन्ट्रैक्शन है, बट उसके कारण पेन भी आ जाते हैं, और वो क्यों आते हैं वो कारण हमने यहाँ पर बताया। इसके बाद एक फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी होती है टोनस, ठीक है ना। टोनस का मतलब क्या होता है, खिंचाव, टोन उसकी कितनी है, ठीक है ना। इट इज़ द इंट्रा यूटेराइन प्रेशर बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उस दौरान भी अंदर प्रेशर कुछ न कुछ तो रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द यूट्रस इज इनएक्टिव द टोनस इज 2 to 3 mm of Hg, यानी जब ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी नहीं हुई है उससे पहले अंदर का जो टोनस है या प्रेशर है वो कितना रहता है, 2 to 3 mm Hg। और जब ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाती है, स्पेशली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, उस दौरान जब रिलैक्सेशन होता है तब वो जो प्रेशर नॉर्मली हो जाता है 8 mm Hg, 8 से 10, और कॉन्ट्रैक्शन में फिर वो और ज़्यादा हो जाता है 20, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस रहेगा टोनस का। कौन सी चीज़ें टोनस को अफेक्ट करेंगी, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द यूट्रस मसल,
अब यूट्रस मसल की जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही टोनस इंक्रीज होगा, ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना है, ठीक है ना। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी अपन खुद भी इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो वो प्रेशर कितना है उस पर भी टोनस डिपेंड करता है। और ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस सच एज इन ट्विन एंड हाइड्रोएमनियाज, अगर ओवर डिस्टेंशन है जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है या हाइड्रोएमनियाज है, एमनियो जो लिकर एमनियो ज़्यादा है तो भी प्रेशर ज़्यादा होगा और टोनस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। टोनस के अलावा दूसरी चीज़ आती है इंटेंसिटी, ठीक है ना। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी एक पावर होती है जिस पावर से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है ना। द इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद द एडवांसमेंट ऑफ लेबर, और ये जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। शुरू में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो कम पावर के आते हैं तो उसमें पेन भी कम होता है, और जैसे जैसे बाद में आते जाएंगे कॉन्ट्रैक्शंस वैसे पावर उनकी बढ़ती जाएगी और पेन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम कब होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे होती है, जिस समय बेबी डिलीवर हो रहा होता है। उस समय जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है वो 40 to 50 mm Hg हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेज के लास्ट में 40 to 50 है, बट सेकेंड स्टेज के अंदर ये 100 to 120 mm Hg हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये इंटेंसिटी की वो शो करता है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर के लिए रहेगा। इन द फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड, ठीक है ना। 30 सेकेंड का एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है, और जब हम सेकेंड स्टेज तक पहुंचते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी, 1 मिनट में कितनी बार आएगा, है ना, या एक निश्चित समय में कितनी बार आएगा। तो फ्रीक्वेंसी शो करती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में कितना गैप रहा। तो अर्ली स्टेज ऑफ लेबर स्पेशली जो फर्स्ट स्टेज है उसमें कॉन्ट्रैक्शन 10 से 15 मिनट के बाद एक आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने आए, 5 या 6 मैक्सिमम, है ना। द इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्टन, अब ये इंटरवल धीरे धीरे कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम सेकेंड स्टेज में बढ़ते हैं तब तक ये 2 से 3 मिनट का हो जाता है, हर 2-3 मिनट बाद पेन आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 मिनट में या 1 घंटे में कितनी बार आया, ठीक है ना, 2 बार आया, 3 बार आया, तो मतलब उसमें बीच में रेस्ट कितनी देर मिला, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन में, रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। फर्स्ट स्टेज में ये भी शुरू हो जाता है। रिट्रैक्शन का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और एक रिट्रैक्शन, ये 3 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वापस जब रिलैक्स होगी तो उतनी की उतनी हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर उतनी हो गई। बट रिट्रैक्शन में क्या होता है, ये स्पेशली सिर्फ यूट्रस में होता है और कहीं नहीं होता, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस जब रिलैक्स होगा तो पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो हर बार कॉन्ट्रैक्शन के बाद धीरे धीरे वो छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एक मसल है रिलैक्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इतनी हुई, और वापस रिलैक्स हुई तो पूरी इतनी लंबी नहीं हुई, थोड़ी छोटी रह गई। अगली बार कॉन्ट्रैक्ट होगी तो और छोटी रह जाएगी। तो धीरे धीरे वो छोटी रहती जाएगी और प्रेशर अंदर का इंक्रीज होता ही रहेगा। इवन रिलैक्सेशन के दौरान भी अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पूरी तो रिलैक्स हुई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार यूट्रस का रिट्रैक्शन होता रहता है, ठीक है ना। रिट्रैक्शन मतलब उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, है ना। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं रिट्रैक्शन। ये नॉर्मली हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद थोड़ा सा रिट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो आप आगे देखेंगे कि जब डिलीवरी हो रही होती है तो रिलैक्सेशन जब होता है तो भी बेबी वापस नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो रिट्रैक्ट हो गया, यूट्रस की मसल रिलैक्स है बट वापस नहीं जा रही है, रिट्रैक्ट नहीं हो रही है ना, वहीं पर रह जाती है। इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्शन, अब ये जो रिट्रैक्शन हुआ इसका क्या फ़ायदा है। नंबर 1, एसेंशियल प्रॉपर्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स।
इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो प्रॉपर बन जाता है, और जो सर्विक्स है उसका डायलिटेशन एंड इफेक्टमेंट ईजीली हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब रिट्रैक्शन होगा तो धीरे धीरे उस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, बेबी नीचे आएगा और आपके लोअर सेगमेंट जो यूट्रस का है उस पर और जो सर्विक्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो धीरे धीरे डायलेट होना शुरू हो जाएगा, है ना। दूसरा है टू मेंटेन द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट मेड बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प अल्टीमेट एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। अब रिट्रैक्शन का ये फ़ायदा है कि एक बार प्रेशर लगा के फीटस थोड़ा सा नीचे आया, अब अगर रिट्रैक्शन नहीं होता तो रिलैक्सेशन होता ही वापस चला जाता, बट ऐसा नहीं होता है, बेबी हमेशा डिसेंट ही होता है, जब नीचे आना शुरू होता है तो नीचे ही आता जाएगा, तो ये भी रिट्रैक्शन के कारण होता है। इसके अलावा नेक्स्ट फायदा है कि टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ यूट्रस फेवरिंग सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। अब रिट्रैक्शन का ये भी फ़ायदा है कि हर बार जब यूट्रस छोटा हो रहा है तो उसका अंदर का सरफेस एरिया भी कम हो रहा है। और अब ये आप ध्यान रखना, जब प्लेसेंटा सेपरेट कैसे होती है कि जब ये प्लेसेंटा है और ये यूट्रस है, अब इसका तो सरफेस एरिया कम हो रहा है बट प्लेसेंटा कम नहीं होता, तो ये धीरे धीरे सेपरेट होनी शुरू हो जाती है ना। तो प्लेसेंटल सेपरेशन में भी रिट्रैक्शन का बेनिफिट हमें मिलता है। और क्या फ़ायदा है, इफेक्टिव हीमोस्टेसिस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, कि जब प्लेसेंटा सेपरेट हो गई और ये छोटा होता जा रहा है तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं जो अब एक्सपोज हो गई हैं वो धीरे धीरे उस मसल्स के बीच में आ जाती हैं और ब्लीडिंग कम से कम होती है, ठीक है ना। तो सेपरेशन के बाद ब्लीडिंग को भी रोकने में ये मदद करता है। तो ये एक्टिविटी होगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन से संबंधित फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में कुछ और इवेंट भी होती हैं जिसमें एक आता है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। पहली एक्टिविटी क्या थी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। सेकंड एक्टिविटी क्या थी, रिट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और तीसरी एक्टिविटी क्या होती है, ये इवेंट क्या होती है, डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है ना। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स स्टार्ट्स एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। जब ऑनसेट ऑफ लेबर होती है तभी से हमारा डायलेट होना शुरू हो जाता है। इन मल्टीपैरा इट मे स्टार्ट लिटिल अर्लियर, और मल्टीपैरा में ये ऑनसेट से भी पहले डायलेशन शुरू हो जाता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर विच फेवर द स्मूथ डायलिटेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे स्मूथ डायलिटेशन होता है। तो एक तो होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस, कि प्रेगनेंसी के लास्ट में जैसे हमने ऑन सेट में पढ़ा था कि हार्मोन्स के इफेक्ट में यूट्रस जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट होना शुरू होगा तो डायलिटेशन ईजी होगा। दूसरा फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी, कि जो इसमें फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती हैं जिससे वो डायलेट होना शुरू होगा। इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी, मतलब इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। इन चीज़ों से धीरे धीरे बाद में जो सर्विक्स है वो डायलेट होना शुरू होता है। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन कोलेजन फाइबर। अब इसके जो कोलेजन फाइबर्स हैं जिसके कारण ये टाइट रहता है उसमें धीरे धीरे फ्लूइड भरने लग जाता है, ठीक है ना, उसके कारण भी ये सॉफ्ट हो जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोलेजन फाइबर बाय एंजाइम कोलेजिनेज एंड इलास्टेज। अब प्रेगनेंसी के लास्ट में ये एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उनके कारण भी जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा लूज होना, सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज इन हाई एल्यूरोनिक एसिड डिक्रीज द डर्मेशन सल्फेट इन द मैट्रिक्स ऑफ द सर्विक्स। अभी जो सर्विक्स है इसके अंदर ये डर्मेशन सल्फेट नाम का एक प्रोटीन होता है, उसको धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। अब उसको कम करेगा तो वो टाइट कम रहेगा और थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। दीज आर अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। और ये सारी एक्टिविटी इन हार्मोन्स के इफेक्ट से होती है, ठीक है ना। तो ये भी ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी से ही है, हार्मोन हमने पहले स्टडी किए थे कि ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये तो है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कि किन कारणों से वो होना शुरू होगा। अब मेनली किन से होता है, एक्चुअल फैक्टर जो काम करते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन में वो है नंबर 1 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, कि हर बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिट्रैक्ट होता है, मतलब वापस पूरा नहीं जाता, तो धीरे धीरे सर्विक्स पे प्रेशर पड़ेगा और वो धीरे धीरे डायलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ईच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नॉट ओनली द सर्वाइकल कैनाल इज ओपनड अप बट द
अबोव डाउन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, यूट्रस इज शॉर्टन एंड इट पुट प्रेशर ऑन द सर्विक्स। सर्विक्स पे प्रेशर डालेगा तो वो अपने आप धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो भी फैलता है और ये सर्विक्स भी थोड़ा सा फैलता है जब ऊपर से प्रेशर आता है। उसके बाद एक प्रेशर आता है फीटल एक्सिस प्रेशर। फीटल एक्सिस प्रेशर क्या है कि जब फीटस अंदर होता है लॉन्गिट्यूडिनल में, सिर उसका नीचे होता है और जो बटक्स हैं वो ऊपर होते हैं। अब जब प्रेशर जब पड़ता है तो जो फीटस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रेशर उसके यहाँ पर फंडस से फील होगा वो प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू वर्टेक्स पे, और जो उसका हेड है वो प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, सर्विक्स के ऊपर, उससे भी ये डायलेट होना शुरू होगा। देखो मस्कुलर एक्टिविटी से और दूसरा फीटल एक्सिस प्रेशर से भी जो यूट्रस ये सर्विक्स है वो डायलेट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रेशर और बनता है जिसको हम कहते हैं बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो जब एंगेज हो जाता है तो जो फ्लूइड आगे रह जाता है लिकर एमनी मेम्ब्रेन के और हेड के बीच में वो वापस नहीं जा पाता और वो वहीं पर फिक्स रहता है। तो वो जो एक बैग बन जाता है वो भी सर्विक्स के ऊपर हल्का हल्का प्रेशर लगाता है, जिसके कारण सर्विक्स क्या होता है, डायलेट होता है, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर प्रेशर लगा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो इसको डायलेट करेंगी। अब इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स एक एक्टिविटी होती है, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। इफेसमेंट क्या होता है, ये प्रकार से उसको पकना बोलते हैं। पकने का मतलब कि वो धीरे धीरे जो उसकी लेंथ होती है वो कम होती जाती है और वो मर्ज किस में होता जाता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, उसके अंदर मर्ज होना शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इफेसमेंट। इफेसमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द मस्कुलर फाइबर ऑफ सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड। ये ऊपर की तरफ खींचते हैं एंड मर्ज विद द फाइबर्स ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, और वो ऐसे लगता है कि वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट ने उसको खा लिया हो, वो उसी के अंदर मर्ज हो जाता है या मिक्स हो जाता है, डिफरेंस नहीं रहता लास्ट के टाइम पे, है ना। द सर्विक्स बिकम वेरी थिन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और इवन बिफोर इन द प्राइमी ग्रेविटी, ठीक है ना। जैसे जैसे वो प्रेशर पड़ता है सर्विक्स पतला थिन होता जाता है और साथ साथ में वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। तो थिन होने वाला जो प्रोसेस है उसको हम इफेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। एक एक्टिविटी जो फर्स्ट स्टेज में है वो है लोअर यूटेराइन सेगमेंट फॉर्मेशन। ये नॉर्मली तो पूरा जो यूट्रस है वो ऐसे आपको पियर शेप का दिखता है बड़ा, है ना। बट जब ये ऑनसेट ऑफ लेबर होता है, कॉन्ट्रैक्शन अपर में ज़्यादा होते हैं, तो एक डिमार्केशन बन जाती है अपर की और लोअर की, ठीक है ना। क्योंकि अपर वाला तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लोअर वाला कम हो रहा है, तो वहाँ पर एक रिंग बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उससे पता लग जाता है कि उसके ऊपर अपर यूटेराइन सेगमेंट है और उसके नीचे लोअर यूटेराइन सेगमेंट है, ठीक है ना। और ये जैसे जैसे वो रिट्रैक्शन होता रहेगा वो क्लियर रिंग हमें शो होगा। अगर वैसे देखना चाहिए, वैसे तो बाहर से तो शो होता नहीं है, बट वो चेक किया गया है कि वो बनता है वहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि वैसे तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम चेक कर सकें उसको, है ना। अब आता है इवेंट्स इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ये सारी फर्स्ट स्टेज की थी। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि द सेकंड स्टेज बिगिन विद द कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सेकंड स्टेज कहाँ से मानते हैं, जब सर्विक्स कंप्लीट डायलेट हो गया है, ठीक है ना। वहाँ से सेकंड स्टेज हमारी शुरू हो जाएगी। कब तक चलेगी, टिल द एक्सपल्शन ऑफ बेबी। दिस स्टेज इज कंसर्न्ड विद द डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू बर्थ कैनाल। और ये वो टाइम पीरियड होता है सेकंड स्टेज में जब बेबी डिसेंट होता है और जो फीमेल पेल्विस है उससे यात्रा को क्रॉस करके और आउटर वर्ल्ड में वो आ जाता है, ठीक है ना। लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट यात्रा ये होती है उसकी, है ना। सेकंड स्टेज है टू फेज। इसमें दो फेजेज होती हैं। कौन कौन सी, प्रोपल्सिव फेज जिसमें प्रोपेल होता है, धक्का दिया जाता है, और एक्सपल्सिव फेज जिसमें एक्सपेल हो जाता है बेबी, है ना। तो प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, फुल डायलेटेशन से शुरू होता है टिल हेड टचेज द पेल्विक फ्लोर। जब तक हेड पेल्विक फ्लोर तक आ जाता है वो स्टेज प्रोपल्सिव होती है। और एक्सपल्सिव कब होती है, सिंस द टाइम मदर इज इररेजिस्टिबल डिजायर टू बियर डाउन एंड पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर। तो वो हो जाएगी उसकी एक्सपल्सिव फेज, है ना।
इन सेकेंड स्टेज सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड एंड मेम्ब्रेन्स यूजुअली रप्चर, और इस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है और लीकर एमनी एस्केप आ जाता है, ठीक है ना, बाहर निकल जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द यूटेराइन कैविटी इज रिड्यूस्ड, और जब ये पानी बाहर निकल आता है तो यूट्रस फिर से और छोटा हो जाता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन बिकम स्ट्रोंगर, उसके बाद और स्ट्रोंग हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। यूट्रस बिकम इलोंगेटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और इस स्टेज में सेकंड स्टेज में जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो यूट्रस है वो इलोंगेटेड लंबा हो जाता है, उसी में ही वो फीटस एक्सिस बनता है, क्योंकि फीटस बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे होता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, इलोंगेटेड होता है तो बाहर की तरफ ना निकले, ऊपर की तरफ वो शो होगा, है ना, इस टाइप के स्ट्रेट होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है ना। द इलोंगेशन इज द पार्शियली ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ द यूट्रस टू कीप द फीटल एक्सिस स्ट्रेट, क्योंकि इस समय जो सर्कुलर मसल फाइबर हैं यूट्रस के वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बच्चे को स्ट्रेट रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसी कारण बच्चे की फिर डिलीवरी ईजी हो जाती है, ठीक है ना। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ज़्यादा प्रेशर जोर लगाना पड़ेगा, सीधा होगा तो ईजिली निकलेगा, है ना। डिलीवरी ऑफ फीटस इज अकम्प्लिश्ड बाय बियरिंग डाउन एफर्ट। अब इस स्टेज में क्या है, बियरिंग डाउन एफर्ट आता है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है और मदर भी बियरिंग डाउन होती है, मतलब जैसे लगता है उसको कि सब कुछ ऐसे अभी प्रेशर निकाल के बाहर निकालते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उसको हम बियरिंग डाउन प्रेशर कहते हैं। तो उस समय पूरा बेबी बाहर निकालने का मल्टीपल मसल्स की एक्टिविटी होती है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की और मदर की जो एब्डोमिनल के मसल्स हैं उनसे मिलजुल के, है ना। तो बियरिंग डाउन एफर्ट वो होगा जिससे वो बेबी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, बोनी और सॉफ्ट टिश्यू को क्रॉस करता हुआ बेबी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये यूट्रस है जो प्रेशर लगा रहा है और ये एब्डोमिनल मसल है जो प्रेशर लगा रही है ना। उसके बाद अब इतने प्रेशर से वो बेबी बाहर आ जाता है, ठीक। अब इवेंट्स इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज में क्या क्या इवेंट होती हैं। इन दिस फेज देयर इज प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा सेपरेट होती है, डिसेंट टू द लोअर सेगमेंट, उसके बाद ये नीचे आती है, एंड फाइनली इट्स एक्सपल्शन विद द मेम्ब्रेन्स, और बाद में मेम्ब्रेन्स के साथ ये बाहर निकल आती है। मैकेनिज्म क्या होता है इसकी सेपरेशन का, मार्क्ड रिट्रैक्शन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया एट प्लेसेंटल साइड टू ऑलमोस्ट हाफ। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है, अब यूट्रस तो छोटा हो गया, रिट्रैक्ट हो गया धीरे धीरे, तो ये इतना ऐसे चला गया और ये उतनी ही रहती है, तो ये साइड से अपनी दीवार जगह छोड़ देती है, ठीक है ना, और यूट्रस जो है वो उसको अलग कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, ठीक है। प्लेसेंटा इनइलास्टिक होती है तो वो उस जगह को छोड़ देती है जहाँ से वो यूट्रस रिट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे धीरे धीरे प्लेसेंटा की वो बकलिंग हो जाती है, ठीक है ना। बकलिंग क्या होती है, जैसे कोई एक तरफ कपड़ा लगा हुआ है और उसको अपन ने ऐसे खींच दिया हो ना, चिपका हुआ है, वो निकल गया हो, तो उसको हम बकलिंग बोलते हैं कि वो सिमट गया, है ना, तो वो अलग हो जाती है। शेयरिंग फोर्स लगती है, शेयरिंग फोर्स मतलब ऐसे ही वो खींचने वाली है ना। शेयरिंग फोर्स इज इंस्टीट्यूटेड बिटवीन प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल साइट विच बिगन अबाउट इट्स अल्टीमेट सेपरेशन, और इसी खिंचाव के कारण जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो जाती है। द प्लेन ऑफ सेपरेशन रन थ्रू डीप स्पंजी लेयर ऑफ द डेसिडुआ बेसिलस so that a variable thickness of decidua covers the maternal surface of the separated placenta। अब जो प्लेसेंटा जो ये जो डेसिडुआ बेसिलस है लेयर है, वहाँ से ये सेपरेशन होता है और कुछ पार्ट मैटरनल सरफेस पे लगा रहता है और कुछ पार्ट जो फीटल सरफेस होती है उसके ऊपर लगा रहता है, वो अलग हो जाती है। देयर आर टू वे ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के दो तरीके होते हैं प्लेसेंटा के, एक होता है सेंट्रल सेपरेशन और एक होता है मार्जिनल सेपरेशन। सेंट्रल मतलब कि पहले सेंटर से निकलेगी, ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स यूट्राइन अटैचमेंट स्टार्ट एट द सेंटर और उसके बाद में साइडों में वो चलता है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेपरेशन। इसमें इनिशियली जो ब्लड इकट्ठा होगा वो प्लेसेंटा के पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे प्लेसेंटा बीच से अलग होनी शुरू हुई तो ब्लड यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और जब ये पूरी अलग हो जाएगी तो ब्लड एकदम से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। जबकि दूसरा जो तरीका है जिसमें मार्जिनल है,
अब जैसे ये सेंट्रल वाला हुआ और ये मार्जिनल हुआ, तो उसमें साइड से हटनी शुरू होती है, तो धीरे धीरे ब्लीडिंग पहले से ही होती रहती है, धीरे धीरे होती है और इस प्रकार ये सेपरेट हो जाती है मार्जिन से। तो ये डिफरेंस होता है कि किस तरीके से वो सेपरेट हुई है। ये दो तरीके हैं, बाकी एंड रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अल्टीमेटली बाहर ही आनी है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि किन किन तरीक़ों से ये सेपरेट। उसके बाद लास्ट में सेपरेट होती है इसकी मेम्ब्रेन्स जो साथ में लगी हुई होती हैं। द मेम्ब्रेन्स विच आर अटैच्ड लूजली इन द एक्टिव पार्ट, जो एक्टिव पार्ट ऊपर वाला है वहाँ लूज होती है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद जो लोअर सेगमेंट से अटैच होती हैं वो स्ट्रेचिंग के दौरान जब हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं उस दौरान वो खींच के बाहर आ जाती है। ठीक है ना। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, अभी इसका क्या तरीका होता है कि जब सब कुछ क्लियर हो गया, प्लेसेंटा सेपरेट हो गई, मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई, उसके बाद अगेन बियरिंग डाउन प्रेशर फिर से लगता है, तो उससे क्या होगा, जो यूट्राइन सेगमेंट अपर सेगमेंट है वो उसको प्रेशर डालता है और सारा का सारा प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन विजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और इस दौरान भी सेम कॉन्ट्रैक्शन वही लगता है, बियरिंग डाउन वाला मदर भी लगाती है और यूट्रस का भी लगता है, और ये बाहर आ जाती हैं मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा। और कभी कभी हमें थोड़ा सा मैनुअल ट्रैक्शन भी लगाना पड़ता है, खींचना भी हल्का सा पड़ता है, तो प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है। ठीक है। My student support system. Keep watching, keep learning.